हेलो एवरीवन। तो बॉटनी के अंदर जो है अपना चैप्टर चल रहा था एल्गी, और एल्गी के हमने जो है जनरल कैरेक्टर्स क्लियर कर लिए थे। फिर उसके बाद में हमने जो है क्लासिफिकेशन के बारे में अध्ययन किया था, और आज की क्लास के अंदर जो है अपन अध्ययन करेंगे यूजफुल इफेक्ट्स ऑफ एल्गी, अर्थात शैवालों के आर्थिक महत्व के बारे में, ठीक है, और इनके हानिकारक महत्वों के बारे में अपन जो है आज की क्लास के अंदर चर्चा करेंगे। और आज की क्लास में अपना शैवाल जो चैप्टर है वो बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा, और इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की चर्चा भी अपन इस क्लास में करेंगे, ठीक है। तो एक तो देखो पीडीएफ है वो आपको मिल रही है एप्लीकेशन पर, तो उस पीडीएफ में क्या करते हो आप कि उसको देख के छोड़ देते हो, पर ऐसा मत किया करो। जो मैं पढ़ा रहा हूं ना उसको जैसे आप यहाँ पे उतारोगे तो यहाँ पे तो एक शॉर्ट तरीके से पढ़ाया जाता है, बाकी एग्जाम में जिस टाइप से क्वेश्चन आपको लिखना है वो टाइप तो आपको पीडीएफ में ही मिलेगी ना। तो इस वजह से पीडीएफ को ऐसे करो, नोट्स बनाओ अपने। जो क्लास, अब देखो मैं ज़्यादा बड़ी क्लास लेता नहीं हूँ, लगभग 30 या 35 मिनट की क्लास अपनी होती है, जिसमें ज़्यादा टाइम आपका बर्बाद नहीं करता। मैं फालतू की चीज़ों में टाइम बर्बाद नहीं करता। जो अपने क्लास के अंदर क्या करते हैं, जो पढ़ाई होती है उससे रिलेटेड अपन बातें करते हैं, ठीक है। तो इस वजह से इन क्लासों को रेगुलर लो। और देखो अपने साथी जो अभी बीएससी फर्स्ट ईयर के अंदर तैयारी कर रहे हैं तो उनको भी थोड़ा सा बताया करो कि भाई इस तरीके से यूट्यूब चैनल है साइंस फाउंडेशन, और वो आपको कोर्स अवेलेबल करवा रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को जो है शेयर किया करो। क्योंकि मैं आपसे बार बार तो नहीं बोलता, हर क्लास में नहीं बोलता मैं कि शेयर किया करो, परंतु ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को जोड़ा करो, जिससे कि थोड़ा सा हमें भी पढ़ाने में मज़ा आए कि भाई अपना जो पढ़ा रहे हैं वो बच्चों के काम आ रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट हमसे जुड़ रहे हैं, है ना। तो आइए अपन बात करते हैं यूजफुल इफेक्ट्स ऑफ एल्गी, अर्थात शैवालों के आर्थिक महत्व। अब देखो शैवालों के आर्थिक महत्व तो बहुत हैं, मैंने आपसे पहले क्लास के अंदर ही कहा था कि इनके अंदर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया देखने को मिलती है। अब यार जिसके अंदर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी उसके अंदर जो है भोज्य पदार्थ बनेगा, और अभी वो भोज्य पदार्थ बनेगा तो प्रत्येक शैवाल के अंदर जो है भोजन के रूप में जो है भोज्य पदार्थ संचित रहता है, जैसे कि स्टार्च के रूप में, मंड के रूप में। स्टार्च को ही मंड बोलते हैं, ध्यान रखना। जैसे स्टार्च के रूप में हो गया, कार्बोहाइड्रेट के रूप में हो गया, ऑयली रूप में हो गया, फैट यानी वसा के रूप में जो है इनके अंदर भोजन संचित रहता है। अब वो जो भोजन संचित रहता है तो उसको मनुष्य जो है अपने जीवन में खाने के लिए उपयोग में लेता है, ठीक है। इन शैवालों को जो है मनुष्य खाने के रूप में उपयोग में लेता है। तो अपना जो पहला ही बिंदु है यहाँ पर यूजफुल इफेक्ट्स के अंदर वो है एज फूड, यानी आहार के रूप में, ठीक है, भोजन के रूप में। अब भोजन के रूप में कौन कौन से शैवाल हैं जिनको अपन यूज में लेते हैं, तो पहला है अलवा। जो अलवा नामक शैवाल होता है, देखो इसके अंदर जो है, इनमें प्रत्येक शैवाल की मैं बात करूं तो इनके अंदर देखो भोजन तो संचित रहता ही है। दूसरी बात, इनके अंदर क्या होता है कि विटामिन वगैरह पाए जाते हैं, ठीक है। तो अपन चर्चा करेंगे कि कौन कौन से जो शैवाल है उनमें कौन कौन सा विटामिन पाया जाता है, ठीक है, और कौन कौन से पदार्थ पाए जाते हैं जिससे कि मनुष्य उनको खाने के लिए यूज में लेता है, ठीक है। तो देखो इसे अलवा है, इसे तो समुद्री सलाद भी कहते हैं, और इसे जो मानव में जो जापानी लोग होते हैं, जो जापान देश है वहां के लोग इसे साग के रूप में खाने के लिए उपयोग में लेते हैं। कहाँ के? जापान के जो लोग होते हैं वो इन्हें खाने के रूप में उपयोग लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करूं, दूसरा शैवाल अपना क्लोरेला, इसका भी उपयोग एज फूड के रूप में किया जाता है, अर्थात खाने के रूप में किया जाता है। अब इसके अंदर देखो सबसे बड़ी बात, विटामिन ए और डी पाया जाता है। अब जो चीज अपन जो है हरी सब्जियों से प्राप्त करते हैं, और वो चीज यहाँ पर जो है क्लोरेला नामक शैवाल से प्राप्त हो रही है, तो ये तो कन्फर्म है कि इसके अंदर कार्बन वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी। अब भाई जो क्लोरेला नामक जो
शैवाल है, इसके अंदर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो रही है, तो विटामिन ए का जो है यहाँ पर निर्माण हो रहा है। अब विटामिन ए का निर्माण हो रहा है और विटामिन डी का भी यहाँ पर निर्माण हो रहा है। तो भाई देखो, विटामिन ए से रतौंधी नामक रोग होता है, तो कोई इंसान जो है अगर रेगुलर सेवन करेगा हरी सब्जियों का, या फिर जिनके पास हरी सब्जियां मौजूद नहीं है, वो क्लोरेला नामक जो है इन शैवालों का यूज करता है खाने के लिए, तो उनके अंदर रतौंधी नामक रोग तो देखने को ही नहीं मिलेगा। तो इस वजह से विटामिन ए और डी, विटामिन डी क्या होता है, जैसे अपन धूप से प्राप्त करते हैं, जैसे कि बोलते हैं कि अब धूप के अंदर विटामिन डी प्रचुर मात्रा में होता है। अब ये मत सोच लेना कि विटामिन डी डायरेक्ट अपन को धूप से मिल रहा है। अपनी जो बॉडी होती है उसके अंदर जो है कई क्रियाएं होती हैं, जब जाके शरीर अंदर जो है प्रकाश की उपस्थिति में विटामिन डी बनाता है। डायरेक्ट प्रकाश से विटामिन डी नहीं मिलता है अपन को, ठीक है, ध्यान रखना। इसके बारे में चर्चा करेंगे अपन जो है कि विटामिन डी अपने शरीर के अंदर कैसे बनता है धूप से। ये थोड़ी है कि धूप में विटामिन डी होता है डायरेक्ट अपने शरीर ने ग्रहण कर लिया, नहीं। प्रकाश की उपस्थिति में अपने शरीर के अंदर काफ़ी क्रियाएं जो है देखने को मिलती है, उन क्रियाओं के दौरान जो है विटामिन डी अपने शरीर के अंदर संश्लेषित होता है, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करूं स्पाइरुलिना जो है, इसके अंदर देखो प्रोटीन प्रचुर मात्रा में देखने को मिलता है, ठीक है। इसके अंदर क्या, प्रोटीन प्रचुर मात्रा में देखने को मिलता है स्पाइरुलिना। इस वजह से इसको जो है जापानी लोग तो भाई देखो सभी को ही यूज लेते हैं। बाकी अपने इंडिया में क्या होता है थोड़ा सा कि शाकाहारी लोग ज्यादा होते हैं, क्या शाकाहारी लोग ज्यादा होते हैं। बाकी ये सब भी शाकाहारी में ही आते हैं, क्योंकि देखो अपन जो है यूज करते हैं बेकिंग, मिष्टान और आइसक्रीम, चॉकलेट वगैरह, उनमें सब में उपयोग लिया जाता है। बिस्कुट आप खाते हो उनमें भी उपयोग में लिया जाता है, ठीक है। तो देखिए स्पाइरुलिना जिसमें प्रोटीन प्रचुर मात्रा में होता है और इसे भी जो है एज फूड के रूप में काम में लेते हैं। सारगासम जिसमें क्या होता है, ये शैवाल है जिसके अंदर विटामिन सी और B12 प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है विटामिन सी जो होता है। तो इस वजह से आपसे मैं एक पर्सनली बात कहूंगा कि आप सप्ते में एक बार जो है या तो नारंगी का जूस पियो या फिर नींबू पानी पियो, जिससे क्या होता है कि विटामिन सी का जो है लेवल अपने शरीर में अच्छे से एक नियमित तरीके से रह सके। देखो बॉडी का जो है ध्यान रखा करो, क्योंकि ये शरीर अपना एक ऐसा है जिसके अंदर बहुत सी दैनिक क्रियाएं, बहुत सी जैविक क्रियाएं होती हैं, और अगर वो क्रियाएं अगर सुचारू रूप से ना चली तो आपके शरीर में जो है कई डिजीज हो सकती हैं, कई बीमारियां उत्पन्न हो सकती है। तो इस वजह से अपने बॉडी का जो है एक विशेष प्रकार से ध्यान रखा करो, ठीक है। तो सारगासम जो है इसको एज फूड के रूप में काम में लिया जाता है, और विटामिन सी और B12 इसके अंदर जो है प्रचुर मात्रा में देखने को मिलता है, ठीक है। अपन इंपॉर्टेंट पढ़ रहे हैं, 4 बहुत इंपॉर्टेंट है अपने लिए। अलवा जो कि समुद्री सलाद के रूप में इसे बोलते हैं, और इसके जापानी लोग जो है इसका सेवन ज्यादातर करते हैं। क्लोरेला जिसमें विटामिन ए और डी प्रचुर मात्रा में देखने को मिलता है, इस वजह से इस शैवाल को जो है मनुष्य खाने के रूप में, आहार के रूप में उपयोग करता है। स्पाइरुलिना इसमें प्रोटीन प्रचुर मात्रा में देखने को मिलता है, इस वजह से जो है मनुष्य इसको क्या करता है, आहार के रूप में उपयोग करता है। सारगासम भाई इसका उपयोग देखो, इसका उपयोग जो है यहां पर उपयोग में लिया जाता है। इसको किसमें, सारगासम को ये बिस्किट वगैरह ये बनाते हैं ना, इनमें भी इसका यूज लिया जाता है, ध्यान रखना। इसको आगे भी पढ़ेंगे अपन। तो इसमें विटामिन सी और B12 प्रचुर मात्रा में देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट अपना जो है पहला तो हो गया एज फूड के रूप में जो है एल्गी का उपयोग किया जाता है। दूसरा है उद्योगों में शैवालों का महत्व। जो उद्योग होते हैं उनके अंदर भी जो है शैवालों का काफी महत्व है। अब वो कौन कौन से महत्व है देखिए, यहाँ पे मैंने लिखा है एगार एगार नामक एक शैवाल होता है, और ये जो एगार एगार नामक शैवाल है ये बेकिंग, मिष्टान के अंदर उपयोग में लिया जाता है, बेकिंग सोडा के लिए काम में लिया जाता है। और ये जो होता है ये जेलेडियम और कोंड्रम, जेलेडियम मैं यहाँ पे लिख देता हूँ,
जेलेडियम एवं कोंड्रम प्रजातियों से क्या होता है, ये प्राप्त होता है। ये शैवाल जेलेडियम और कोंड्रम प्रजातियों से जो है एगार एगार नामक प्राप्त होता है, जिसका उपयोग बेकिंग के रूप में किया जाता है, मिष्टान के रूप में किया जाता है, और रसायन के रूप में, रसायन औषधियां जो बनाते हैं उनके रूप में जो है इनका यूज किया जाता है, औषध रसायन में किया जाता है। नेक्स्ट मैं बात करूं तो इनका उपयोग जो है कागज निर्माण में भी किया जाता है। एगार एगार का जो है यूज कागज निर्माण के अंदर भी किया जाता है, ठीक है। तो उद्योगों से संबंधित है ना भाई, देखो बेकिंग है, उद्योगों से संबंधित है। मिष्टान जैसे कि मान लो आइसक्रीम, चॉकलेट वगैरह, इनके अंदर जो मिष्टान उद्योग होते हैं उनके अंदर इनका यूज लिया जाता है। और रासायनिक जो औषधियाँ होती है उनके अंदर भी जो है एगार एगार का यूज लिया जाता है। नेक्स्ट बात करूं मैं एल्जीन। एल्जीन जो है इसका यूज रबड़ पेंट उद्योगों के अंदर किया जाता है। रबड़ और पेंट उद्योगों के अंदर जो है एल्जीन नामक जो शैवाल हैं, शैवाल की प्रजातियों हैं, उनके अंदर जो है ये उद्योगों के अंदर यूज में इनको लिया जाता है। नेक्स्ट बात करूं मैं सी, जो कि है कैराजिनिन। अब जो कैराजिनिन है इसका उपयोग क्या कि इनका चॉकलेट जो निर्माण की फैक्ट्रियां होती है उनके अंदर यूज लिया जाता है। नेक्स्ट चॉकलेट निर्माण के अंदर इनको यूज लिया जाता है। एंड श्रृंगार संबंधित जो औजार बनाए जाते हैं उनके अंदर जो है इनका यूज लिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करूं डाइटम के रूप में। अब ये डाइटम क्या है, तो ये डाइटम जो है अपन ने कुल पढ़े थे बेसिलेरियोफाइसी। बेसिलेरियोफाइसी जो कुल है उसके अंतर्गत आता है डाइटम, ठीक है। और इसका जो कोशिका भित्ति होती है, ठीक है, इसकी जो कोशिका भित्ति होती है वो सिलिकॉन कार्बन डाइऑक्साइड की बनी हुई होती है, ठीक है। सिलिकॉन ऑक्साइड की जो है बनी हुई होती है, जो कि इसका उपयोग क्या करते हैं कि जैसे कि चीनी उद्योगों में जीवाणुओं के रूप में जो है उनको नष्ट करने के रूप में इसका उपयोग कर लिया जाता है। और काफ़ी यूज़ है इनके, ठीक है। जो आपको पीडीएफ देंगे उसके अंदर पढ़ लेना, क्योंकि इनमें समझाने की कोई भी आवश्यकता आपको नहीं है, सिर्फ याद करना है। नेक्स्ट है तीसरा, चारे के रूप में जो है इनका यूज लिया जाता है। अब भाई चारे के रूप में जैसे मुर्गियाँ और सुअर जो होते हैं ना, उनके आहार के रूप में जो है इनको ज़्यादातर यूज में लिया जाता है, ठीक है, चारे के रूप में। और इनको भूरी शैवाल भी कहते हैं। और देखो कौन कौन सी शैवाल हैं, सारगस और फ्यूकस। सारगस और फ्यूकस नामक जो शैवाल होती है उनको चारे के रूप में उपयोग लेते हैं। एंड एक माइक्रोस्पोरा, माइक्रोस्पोरा नामक शैवाल को भी क्या करते हैं, चारे के रूप में उपयोग लेते हैं। अब भाई चारों के रूप में देखो, ये माइक्रोस्पोरा ये तो मछलियां खाती हैं, इसको तो क्या मछलियां खाती हैं, और इसको तो मछलियां यूज लेती हैं। जैसे मछली पालन करते हैं ना अपन, तो मछली पालन के लिए जैसे ये शैवालों का यूज लिया जाता है उनको भोजन के रूप में, ठीक है, ज़्यादातर। और मैंने बताया मुर्गी और सुअर, ये दो जानवर हैं जिनका जो है चारा भी क्या होता है, इन शैवालों से ही बनाया जाता है। सारगस फ्यूकस शैवालों से ही जो है बनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करूं तो यहाँ पर जो है औषधियों के रूप में भी इन शैवालों को यूज में लिया जाता है। अब औषधियों के रूप में किस प्रकार से लिया जाता है, देखो मैंने लिखा है कि जेलेडियम नामक जो शैवाल होता है उसका उपयोग उदरीय रोग, ठीक है, उदरीय रोगों के निदान के लिए किया जाता है। तो ये औषधि के रूप में भी यूज में लिया जाता है। जेलेडियम नामक जो शैवाल होता है इसका उपयोग उदरीय रोग, मतलब कि जो पेट से संबंधित रोग होते हैं आपके, उनके अंदर इनको यूज में लिया जाता है। अब पेट से संबंधित रोग कुछ भी हो सकता है, पेट दर्द हो या फिर पेट के अंदर जैसे कि किसी के जीवाणु या फिर कीड़े पड़ जाते हैं, तो उनके अंदर जो है यूज में इसको लिया जाता है। नेक्स्ट मैं एक औषधीय के रूप में इनका एक और बात करूं तो कारा व नाइटेला जो है ये मलेरिया नामक रोग के उपचार के लिए किया जाता है। यहाँ पर बोर्ड पे देखेंगे, यहाँ पे जो प्लाज्मोडियम होता है, अब ये जो प्लाज्मोडियम होता है ये क्या है, प्रोटोजोआ है। क्या है, प्रोटोजोआ के अंदर प्रोटोजोआ परजीवी है, ठीक है। अब ये जो होते हैं इनके
जो प्लाज्मोडियम होते हैं ये किस पर जो ज्यादातर मच्छरों के द्वारा जो है ये फैलते हैं और इनसे मलेरिया नामक रोग होता है इन परजीवियों से, ठीक है। तो नाइटेला और कारा, नाइटेला व कारा, इन दोनों शैवालों को जो है नाइटेला व कारा को क्या करते हैं, जैसे कि आसपास अपने जलाशय होते हैं, ठीक है। अब उन जलाशयों के अंदर जो है इनको क्या कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है, जिससे कि जो मच्छर होंगे वो या तो नष्ट हो जाएंगे वहां पे, ठीक है। और वो नष्ट हो जाएंगे तो भाई मलेरिया नामक रोग फैलने का काम ही नहीं है, ठीक है। तो मलेरिया नामक रोग के उपचार के अंदर भी जो है इनको औषधियों के रूप में काम में लिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करूं, कृषि में जो है शैवालों का उपयोग किया जाता है, अर्थात देखो नोस्टोक और एनाबीना जो है नाइट्रोजन स्थिरीकरण के जो है काम में आते हैं, ठीक है। अब एक मैं आपसे पूछूंगा कि जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण है वो किस तरीके से होता है। तो देखो ये क्या होता है कि जैसे मान लो ये पौधा है और ये नीचे इसकी जड़ें हैं और ये भूमि है, ठीक है। अब जो ये नीचे मिट्टी है, इस मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा भी पाई जाती है, क्या है, इसके अंदर नाइट्रोजन की मात्रा भी पाई जाती है। अब पौधा जो है डायरेक्ट नाइट्रोजन को ग्रहण नहीं कर सकता है, ठीक है। तो ये नाइट्रोजन को क्या करते हैं कि तोड़ते हैं, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, क्या करते हैं, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। और ये नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके इसको क्या करते हैं, यौगिकों में तोड़ते हैं, किसमें, यौगिकों में तोड़ते हैं। अब भाई यौगिकों में तोड़ेंगे तो वो कौन से यौगिक हैं जिनमें तोड़ेंगे, वो यौगिक वो होंगे जो इस पौधे के लिए महत्वपूर्ण होंगे, इस पौधे के लिए क्या होंगे, महत्वपूर्ण होंगे। अब वो यौगिक कोई भी हो सकते हैं, खनिज लवणों के रूप में ये ग्रहण करता है। और इनके अंदर एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा इस क्लास के अंदर भी, देखो जड़ों में से जो है भोजन को ले जाना और जल को ले जाना इनका काम होता है जाइलम और फ्लोएम ऊतक। अब आप मेरे को बताओगे कि जाइलम ऊतक जो होता है, जाइलम टिश्यू होता है, इसका कार्य तो क्या है, और फ्लोएम जो ऊतक होता है इसका कार्य क्या है, ये आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओगे इसका राइट आंसर, ठीक है। और वहां पर अपन ने बात की कि नोस्टोक और एनाबीना नामक जो शैवाल होते हैं ये क्या करते हैं, नाइट्रोजन जो होती है मृदा के अंदर उसको यौगिकों में तोड़ते हैं, अर्थात नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, जिससे पौधा आसानी से जो है जो महत्वपूर्ण इसके यौगिक होते हैं उनको ग्रहण कर लेता है। तो कृषि के रूप में हो गया, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करूं, कृषि के रूप में कुछ शैवाल ऐसे होते हैं जो कि भूमि की उर्वरकता को बढ़ाते हैं। उर्वरकता को बढ़ाएंगे तो भाई देखो कृषि के अंदर मुनाफा होगा। अब यहाँ पर लिख सकते हो आप कि उर्वरकता को जो है बढ़ाते हैं कुछ शैवाल होते हैं। और नॉन स्टॉक, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि नॉन स्टॉक और एनाबीना नामक जो है शैवाल नाइट्रोजन स्थिरीकरण के रूप में काम में लिए जाते हैं या फिर आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो बात करूँ शैवाल अनुसंधान कार्यों के अंदर, अब देखो अनुसंधान कार्य जो है उनमें तो इनका यूज लिया जाता है, काफ़ी तरीके से यूज लिया जाता है, क्योंकि स्टडी अपन अगर शैवालों की करते हैं तो उनके अंदर भी शैवालों का यूज लिया जाता है। नेक्स्ट मैं बात करूं तो एक क्लोरेला नामक प्रकाश जो शैवाल होता है ये क्या करता है, प्रयोगों तथा अनुसंधान पर आधारित है। क्या, क्लोरेला नामक जो अपन ने शैवाल देखा था ये, इसका उपयोग शैवाल अनुसंधान में भी काफ़ी हद तक जो है किया जाता है, ठीक है। तो ये थे शैवालों के आर्थिक महत्व, जो कि इम्पोर्टेंट तो मैं बताऊं एज फूड के रूप में काम में लिया जाता है। उद्योगों में शैवालों का महत्व जो है एगार एगार, एल्जीन, कैराजिनिन और डाइटम के रूप में इनको काम में लिया जाता है। चारे के रूप में इनको काम में लिया जाता है, जिसमें से सार्गस व फ्यूकस एंड माइक्रोस्पोरा नामक जो है शैवाल उनको चारे के रूप में काम में लिया जाता है। औषधियों के रूप में इनको यूज लिया जाता है, जैसे कि जेलेडियम की बात की मैंने, उदरीय रोगों के उपचार में इनकी औषधियाँ बनाई जाती है। कारा व नाइटेला की बात की मैंने तो मलेरिया के जो है
रोग को फैलने से रोकने के लिए उनका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट मैंने कृषि में बात की तो भाई देखो नाइट्रोजन स्थिरीकरण को जो है ये क्या करेंगे, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं कौन कौन से, नॉन स्टॉप और एनाबीना नामक शैवाल। तो कहीं ना कहीं कृषि में भी इनका उपयोग है। शैवाल अनुसंधान में मैंने बात की क्लोरेला नामक जो शैवाल होता है उसको शैवाल अनुसंधान कार्यों में काफ़ी हद तक जो है उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट मैं बात करूँ हानिकारक प्रभाव, तो देखो जो इनके हानिकारक प्रभाव हैं वो ज़्यादा नहीं है, नॉर्मल है। एक तो ये होता है कि मान लो कोई तालाब है, कोई जलाशय है, उसमें क्या है कि शैवाल हैं। अब क्या होता है कि शैवाल वृद्धि तेज़ी से करते हैं, तो इनको क्या करते हैं कि लोग बाग, जैसे एक आर्थिक महत्व की बात करूं तो अंतरिक्ष में जो है इन शैवालों को ले जाया जा सकता है, क्योंकि भोजन के रूप में इनका यूज लिया जाता है। अब अंतरिक्ष में जो वैज्ञानिक जाते हैं तो इन शैवालों को ले जा सकते हैं, क्योंकि ये तेज़ी से तो वृद्धि कर सकते हैं, और तेज़ी से वृद्धि कर सकते हैं तो ये उनके भोजन के रूप में वहाँ पर काम में आ सकते हैं, और अंतरिक्ष में भी ये वृद्धि कर सकते हैं। ठीक है, अब ये क्या होता है कि वृद्धि करते हैं तो क्या होता है कि जैसे छोटे छोटे जलाशय होते हैं उनमें जल उफान का कार्य कर देते हैं। और फिर अगर मान लो कि देखो पारिस्थितिक जो इकोलॉजिकल सिस्टम है उसको अगर बिगाड़ दो आप, एक मैं एग्जाम्पल की बात पे करूँ तो देखो जैसे कि मान लो एक तालाब है, यहाँ पर मैं बात करूँ कि एक तालाब है और इसके अंदर क्या है कि इस पारिस्थितिकी तंत्र, इसका जो इकोलॉजिकल सिस्टम है, इसके जो पारिस्थितिकी है उसमें जैसे कि नीचे मछलियां हैं, ठीक है, ये क्या है, मछलियां हैं, और इसके अंदर कुछ शैवाल है जैसे माइक्रोस्पोरा, माइक्रोस्पोरा, ये समझना आप थोड़ा सा, माइक्रोस्पोरा ये शैवाल है और ये मछलियां हैं भाई। और इनके अंदर जो है कुछ ऊपर सतह पर जो है क्या है, इस पे पौधे हैं, क्या है, यहाँ पर पौधे हैं। ठीक है, अब एक देखो, एक इस तालाब का जो पारिस्थितिकी संतुलन है वो जब तक संतुलित रह सकता है जब इसमें लिमिटेड मात्रा में, तो नीचे क्या होगी, मछलियाँ होंगी, और लिमिटेड मात्रा में ऊपर क्या होंगे, पौधे होंगे, और लिमिटेड मात्रा में माइक्रोस्पोरा नामक जो है शैवाल होंगे। अगर यहाँ पर मछलियों की जनसंख्या बढ़ जाती है तो फिर माइक्रोस्पोरा नामक जो है ये खाने का इनके काम में आता है, इनकी संख्या अधिक हो जाएगी, और इस पानी के अंदर जो है ऑक्सीजन का लेवल क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। ऑक्सीजन का लेवल क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, तो मछलियों की यहाँ पर मृत्यु होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, और यदि ये माइक्रोस्पोरा की संख्या जो है यहाँ पर ज़्यादा हो जाती है या फिर कम हो जाती है तो इफेक्ट पड़ेगा मछलियों पर। भाई कम हो गई तो इनको भोजन नहीं मिलेगा और ये भूख से मर जाएंगी। ठीक है, और यदि इन पौधों की संख्या बढ़ जाती है तो फिर ऑक्सीजन का लेवल जो है डाउन यहाँ पर हो जाएगा। तो इस वजह से एक पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए यहाँ पर जो है लिमिटेड मात्रा में ही तो क्या होना चाहिए, मछलियाँ होनी चाहिए, लिमिटेड मात्रा में माइक्रोस्पोरा होना चाहिए, और लिमिटेड मात्रा में जो है ये पौधे होने चाहिए। अब क्या होता है कि जैसे किसी शैवाल में, किसी तालाब में या किसी जलाशय में जल उफान में गंध का कारण हो जाता है, जल उफान एवं गंध। अब ये जल उफान और गंध का कारण हो जाता है शैवालों की वजह से, जो कि अपने शैवाल हैं क्रोकोकस, लिंगबाया और एनाबीना। क्रोकोकस, लिंगबाया और एनाबीना, ये तीन जो हैं शैवाल यदि किसी जलाशय में हैं तो इनकी जनसंख्या क्या होती है, तेज़ी से वृद्धि करती है। ये जो शैवाल हैं तेज़ी से वृद्धि करते हैं, और इस वजह से जो है वहाँ पर क्या होता है, अगर मान लो यहाँ पर एक ही पौधों की संख्या बढ़ गई तो फिर मामला गड़बड़ है, माइक्रोस्पोरा की बढ़ गई तो मामला गड़बड़ है, और मछलियों की बढ़ गई तो मामला गड़बड़ है। तो इस वजह से ये जल उफान के कार्य में जल उफान भी करते हैं, क्योंकि ये सतह पर होते हैं, तो इस वजह से जल का उफान भी हो जाता है। नेक्स्ट बात करूँ मैं सिफेल्यूरस। ये जो सिफेल्यूरस नामक जो शैवाल है
ये क्या होता है, ये परजीवी के रूप में रहता है, ठीक है। और परजीवी के रूप में किस में रहता है, ये चाय की जो पत्ती होती है, ठीक है, चाय के जो पौधे होते हैं उनकी पत्तियों पर क्या होते हैं, ये परजीवी के रूप में होते हैं, ठीक है। अपन बात करें यहाँ पर अच्छे से समझना, ठीक है। देखो, और जो मैंने वो क्वेश्चन पूछा है ना उसका जवाब जरूर देना, ठीक है। जाइलम और फ्लोएम का कार्य, ठीक है, ये बताना आप। अब देखो, चाय का जो पौधा होता है इसके अंदर जो पत्तियां होती है, ठीक है, उस पर क्या होते हैं, परजीवी के रूप में, परजीवी के रूप में रहता है। कौन सा शैवाल, सिफेल्यूरस। सिफेल्यूरस नामक जो शैवाल होता है वो चाय की पत्तियां जो होती है उन पर परजीवी के रूप में रहता है, और ये पत्तियों को क्या कर देता है, नष्ट कर देता है, या फिर इनको क्या कर देता है, खराब कर देता है, जिससे कि ये फसल जो है, चाय की पत्तियों की जो फसल की जाती है उनमें हानिकारक प्रभाव दिखाता है। कौन सा शैवाल, सिफेल्यूरस नामक शैवाल, ठीक है। एंड एक और बात करूं मैं, जो मिर्ची का पौधा होता है, मिर्ची का पौधा जो होते हैं, मिर्ची के पौधों पर परजीवी के रूप में रहता है, जिससे आपने एक रोग सुना होगा, उसका नाम होता है रेड रस्ट। ये जो मैंने लिखा है RED, रेड, RUST, रेड रस्ट। अब जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो इतना देख लेना, आप ऐसे भी लिख सकते हैं आप, रेड रस्ट, ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जो रेड रस्ट नामक जो बीमारी होती है वो मिर्ची के पौधे पर होती है, और वो किसके कारण होती है, सिफेल्यूरस परजीवी जो शैवाल होता है उसके कारण होती है, ठीक है, ध्यान रखना। ये दो पौधों पर इफेक्ट डालता है, ये जो सिफेल्यूरस नामक शैवाल है जो परजीवी के रूप में रहता है, एक तो वो मिर्च के पौधे पर रेड रस्ट नामक जो है रोग उत्पन्न करता है, एक चाय के पौधे पर, ठीक है, इनकी पत्तियों को ये नष्ट करने का कार्य करता है, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करूं यहाँ पर गोनी एलिक्स, ठीक है। गोनी एलिक्स क्या होता है, इसको क्या करते हैं, कुछ मछलियां होती है, विष मछलियां। अब ये मछलियां क्या होती हैं, ये मछलियां इस शैवाल को जो है भोजन के रूप में ग्रहण करती हैं, और फिर ये मछलियों को क्या करता है, मानव क्या करता है, इनको यूज करता है फूड के रूप में, ठीक है। अब ये जो शैवाल होता है ये इस मछलियों पर तो इफेक्ट डाले या ना डाले, पर जिस आदमी ने इसको खा लिया उसके ऊपर जरूर इफेक्ट डालेगा, और उसके ऊपर इफेक्ट ये डालेगा कि उसमें जैसे कि अब तो खा रहे हैं अपन, अब तो तुम भी खा रहे हो, जैसे कि फास्ट फूड का सेवन कर रहे हो, आप बर्गर खा रहे हो, और ये पतासी वगैरह जो है लगा दो, आज तो कोफ्ता लगा दो भाई, खा लेंगे, समोसे लगा दो मिर्ची के बढ़िया से, तो वो आप अभी खा रहे हो, तो अभी आपके कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि अभी तो आपको अच्छा लग रहा है ना, स्वाद ले रहे हो अभी तो आप। अभी मान लो आपके 4-5 दोस्त बैठ गए, भाई मैंने खुद ने BSc की है तो मेरे को पता है ना कॉलेज लाइफ कैसी होती है। 4-5 दोस्त बैठ गए, एक ने बोला कि चल चाय बनवा दे यार, तो वो बोलेगा ले बनवा दे चाय, 5 चाय भाई, अब वो 5 चाय ऑर्डर कर दी, 5 चाय पी ली। फिर एक आया जिसने बोला यार नहीं कोल्ड ड्रिंक भी पियेंगे, तो भाई गर्मा गर्म तो चाय पी रखी है, अब उसमें से 5 में से एक भी मना नहीं करेगा कि नहीं कोल्ड ड्रिंक नहीं पियेंगे यार, अभी चाय पिए। अरे लिया 2.5 लीटर वाली लेके आना, उससे पार नहीं पड़ने वाली। तो इस तरीके से जो है कुछ स्टूडेंट जो है करते हैं, तो भाई थोड़ा बच के रहना, ये फालतू के जो फास्ट फूड है इनसे बच के रहो, अभी कुछ नहीं होगा। जिस तरीके से इस मछलियों को मानव खा रहा है तो उसके अभी कुछ नहीं हो रहा, परंतु उसके 5-10 साल बाद में जो है उसकी कहानी खत्म है, फिर वो नहीं खा सकता, वो फिर ऐसे दूर भगेगा कि नहीं यार मैं नहीं खाता, फिर उसको तुम ज़बरदस्ती करोगे ना तब भी नहीं खाएगा वो, क्योंकि फिर उसको डॉक्टर मना करके रखेगा कि फास्ट फूडों का सेवन मत करो, ठीक है। तो इस वजह से लिमिट में खाया करो, नहीं फिर बाद में रह जाओगे। मैंने देखा है काफ़ी लोग जैसे कि शुगर के पेशेंट होते हैं ना, वो बाद में मतलब कि तरसते हैं मीठे के लिए,
जिस तरीके से तरसोगे अगर अब इसे कंट्रोल नहीं किया ना, तो ध्यान रखना, इसलिए कंट्रोल करो थोड़ा सा। और ये जो मानव के अंदर ये मछलियां जो खाते हैं ये, तो इनके अंदर क्या होता है, लकवे नामक रोग हो जाता है। अब ये रोग क्या होता है कि जैसे अपन मान लो अपना शरीर ऐसे है ना, तो ऐसे ही रह जाएगा, उसे कहते हैं पैरालाइसिस, इंग्लिश में बोलते हैं पैरालाइसिस नामक रोग हो जाता है, जिसमें ये हाथ ऐसे है तो ऐसा ही रह जाएगा, ठीक है। फिर ये एक मिनट तक जो है इसको फिर ऐसे मसलेंगे, तेल लगाएंगे, जब जाके सही होगा, ठीक है। तो ऐसे काम नहीं करना है आपको, फास्ट फूडों का सेवन जो है कम से कम करना है, ठीक है। थोड़ा सा यार देखो, साइंस स्टूडेंट हो तुम, तो अपनी लाइफ को जो है थोड़ा सा सुधार के जियो, ठीक है। आर्ट्स वाले तो खैर उनका तो बेचारों का कोई दोष ही नहीं है, क्योंकि उनको तो पता ही नहीं होता कि भाई फास्ट फूड का सेवन करने, आजकल तो खैर उनको भी पता होता है। बाकी अगर वो खा रहे हैं तो उनका कोई दोष नहीं है, पर अगर तुम खा रहे हो तो बहुत तगड़ा दोष है, बाद में पता चल जाएगा, इसलिए लिमिट से सेवन किया करो, ठीक है। फिर आज की क्लास में अपना कंप्लीट हो चुका है एल्गी चैप्टर। अब अपन नेक्स्ट देखेंगे चैप्टर अपना जो है नेक्स्ट होगा ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा के जो सदस्य हैं उनको पढ़ेंगे, इसके अंदर कौन कौन से पेड़ पौधे आते हैं उनको पढ़ेंगे, ठीक है। और पीडीएफ आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।